सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज तो वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कोरोना वायरस हो गया है। इससे पहले जुमेरात को वज़ीर आज़म ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, लेकिन उसके बाद अब जब उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया। और जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने अवाम को खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एहतियात ना की गई तो कोरोना के जो केसेस हैं वो खतरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर फरहत अब्बास साहब, जो कि इंचार्ज भी हैं कोरोना वार्ड के। उनसे इस बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सियासी माहौल है ना वो इस वक्त बड़ा दिलचस्प सा हो गया है। नून लीग का एक वीडियो लिंक इजलास हुआ था जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमजा शहबाज की जो तर्ज सियासत है उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हमजा शहबाज की जो तर्ज सियासत है उसकी तारीफ की और मरियम नवाज को डांट पिला दी। उन्होंने कहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि हमजा को अपना उस्ताद मानो, हमजा से सीखो, जिस पर मरियम नवाज नाराज हो गई। उस वीडियो लिंक के अंदर ये वाली बात भी हुई कि हमजा शहबाज ने यह कहा कि हम आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के ऊपर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब को हमने चेयरमैन सेनेट बना दिया तो फिर जनूबी पंजाब तो हमारे हाथ से निकल जाएगा और वहां पर पीपल्स पार्टी का सिक्का चलेगा। ये वीडियो लीक हुई और आसिफ अली जरदारी साहब तक पहुंची। उसके बाद पीडीएम का इजलास हुआ। पीडीएम का जब इजलास हुआ तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इस्तीफे जो हैं वो मशरूत होंगे, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर ही इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर गौर किया जा सकता है, जिस पर मौलाना भी थोड़ा सा नाराज हो गए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको खैर एक्सप्लेनेशन भी दे दी। उसके बाद अब देखना यह है कि सूरत हाल बनती क्या है, क्योंकि सीईसी का जो इजलास होगा 3 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का, उसमें मजीद कुछ फैसले किए जाएंगे, लेकिन जो दरार है पीडीएम में वो क्लियरली पड़ गई है। लगारी साहब, हुकूमत हमेशा ये बात करती थी कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है और ये वाला जो इत्तेहाद है ये टूट जाएगा क्योंकि सबके अपने अपने मफादात हैं, तो ये बात तो सच साबित नहीं हो गई। मेरे ख्याल में जमहूरी इत्तेहाद एक कन्वीनियंस का एक ताल्लुक होता है। सबके अपने अपने प्रोग्राम होते हैं, सब अपने अपने मंशूर के हिसाब से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा। लेकिन किसी मुश्किल वक्त में अपोजिशन इत्तेहाद बनाती है, जब हुकूमत इस हुकूमत की तरह हो जो हमारे इस मौजूदा दौर की हुकूमत है जो सिर्फ नैब के ज़रिए हुकूमत कर रही है कि अपोजिशन को दबा कर रखा जाए, अपोजिशन को काम न करने दिया जाए, अपोजिशन के लिए स्पेस ना दी जाए, और ख़ुद वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट को तौक़ीर नहीं देते, पार्लिमानी इदारों को तौक़ीर नहीं देते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये इत्तेहाद वजूद में आया। पहली बात यह है कि पहले रोज़ से ही अपोजिशन को रिजर्वेशंस थी। पहले दिन की जो जब इलेक्शन हुए उस जब नतायज आए तो नतायज आने के बाद सबसे पहले जो बात सामने आई थी वो ये थी कि मौलाना फजल रहमान को एतराज़ था, वो चाहते थे कि असम्बली में न जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब हमें रिजर्वेशंस हैं और हम ये समझते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, और यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी। अच्छा, ये इस सूरत हाल के अंदर जो लोग असम्बली में बैठने को तैयार नहीं थे वो बैठने को तो तैयार हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो एक इत्तेहाद का हिस्सा बने। लेकिन ये जो पिछला पीडीएम इजलास था इसके अंदर जो इख्तलाफात सामने आए हैं उसकी इख्तलाफात के सबब जो था वो वीडियो कॉल थी जनाब मियाँ नवाज शरीफ और जनाब इसहाक डार, मोहतरमा मरियम नवाज़ और हमजा नवाज़ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, हमजा शहबाज के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू के अंदर जिस तरह से बिलावल अपना आसिफ अली जरदारी साहब को टारगेट किया गया और हमजा जिस तरह टारगेट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और हमें इनके साथ इनकी बात मानने में सियासी नुकसान होगा। साफ बात है कि पंजाब गवर्नमेंट के खात्मे के लिए और उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए वो चाहते थे, पहले भी उन्होंने ये कहा हुआ था, पूरा हमवार करना चाहते थे। तो हमजा ने यह राय दी कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत पर तो हम तनकीद भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई डिलीवर करना शुरू कर दिया, कोई काम करना शुरू कर दिया तो हमारी पॉपुलरिटी कम हो जाएगी। एक
हम यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर मान लेते हैं चेयरमैन सेनेट, तो सराइकी बेल्ट में हमारा फिर हमें बहुत नुकसान होगा, और वहाँ पीपल्स पार्टी जो सराइकी वोट बैंक को इंटैक्ट कर लेगी, अपने साथ मिला लेगी। अच्छा। तो इस बात को नवाज शरीफ साहब ने पसंद किया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और हम जो है अपना आसिफ अली जरदारी साहब पर एतबार नहीं कर सकते। और इस बात पर जब मरियम ने यह कहा कि नहीं इस तरह नहीं है, अगर उस्मान बुज़दार की हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो इससे इमरान खान कमज़ोर होंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि नहीं आप खामोश रहें, आप सीखें हमजा से। तो मियाँ नवाज शरीफ अब भी उसी माइंड सेट में है। नवाज शरीफ बहुत दफ़ा ये लगता है कि वो ज़ियाउल हक के बयानिए से और ज़ियाउल हक के तर्ज सियासत से अपनी जान नहीं छुड़वा सके हैं। इंतहाई अफसोस की बात है। बड़े मुश्किल मराहल देखे, बड़े मुश्किल दिन देखे उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, और अब भी कोई अच्छे दिन नहीं देखे उन्होंने। 2 अदालतों से उनको सज़ाएँ हुई हैं और बड़ी सज़ाएँ हुई हैं। उसके बावजूद वो हर चीज़ मानने को तैयार है, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी को किसी सूरत में कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। आसिफ अली जरदारी बन गए थे जब सदर मुमलिकत, उस वक्त भी उनके पीछे ये काला कोट पहनकर आ गए थे कोर्ट के अंदर के गिलानी साहब को अपना मेमो गेट वाले मामले पर, और आ गए थे और उन्होंने कहा था जनाब के मेमो केस जो है उसको खोला जाए, और कैसे अमेरिकी जर्नल्स के सामने फलां शख्स ने फलां बात कैसे की। तो इस तरह से वो कभी मौका नहीं देते हैं। लेकिन बड़ी देर नहीं कर दी नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को इस मामले में पहचानने में, क्योंकि उनका तो काम निकल गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो उन्होंने सेनेटर बनाना हो, तो नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी को अभी चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था। तो अब तो बातें खुल गई हैं ना, कौन कैसे नहीं बन सके चेयरमैन सेनेट। अब वो कह रहे हैं कि उनको ऑपोजिशन लीडर बना दें सेनेट में। नहीं, वो तो जाहिर है कह रहे हैं, और बड़ी पार्टी के तौर पर तो उनका राइट है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टियां जो है उनमें नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी है अपोजिशन में, नंबर 2 पर मुस्लिम लीग है, नंबर 3 पर JUI है। तो एक जो बड़ी पार्टी है उसका तो राइट वैसे भी बनता है। यानी चेयरमैन सेनेट के लिए ये नोटिफिकेशन करना बहुत आसान होगा उस सेक्रेटरीट के लिए कि जनाब जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके सरबराह को या उसके नामजद आदमी को जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन मानेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ यही हुआ था, हालांकि वो अक्सरियत में नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली वज़ीर आज़म बने तो चौधरी अमीर हुसैन जो स्पीकर थे उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बनाया था लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को नहीं बनाया था, जबकि मखदूम अमीन फ़हीम सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह थे, उनको नहीं बनाया था। और मौलाना फजल रहमान हमेशा बने। मौलाना फजल रहमान को भी ये बात याद होगी कि किस तरह से उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का एक बड़ा अरसा खुद गुजारा था और उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनने दिया था। तो अभी ये यही बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी लीडर ऑफ अपोजिशन नून लीग जो नाम दे रही है आज़म नज़ीर तारड़ और सादिया अब्बासी का, उसके ऊपर एतराज़ात हैं पीपल्स पार्टी को, वो क्यों है? नहीं, आज़म नज़ीर जो तारड़ साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई। उनकी शहादत के बाद जब उनका ट्रायल हुआ, जब केस चला है कातलों के ऊपर और मुल्ज़मान पर जब केस चला, तो उनके वकील जो थे ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। अच्छा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों के डिफेंस के लिए आज़म नज़ीर तारड़ लाए थे। तो ये तो किसी के जख्मों पर आपने नमक छिड़का है ना, आप यानी बिलावल के जख्मों पर नमक होगा, आसिफ अली जरदारी के जख्मों पर नमक छिड़का गया आपकी तरफ से कि किसने नामजद किया था उसको, फिर आप किस तरह से उसको जो है वो जो जिन्होंने उसका डिफेंस किया जिस बंदे ने, आप उस बंदे को ले आए और आखिर जो जिस तरह से अदालती फैसले आए, जिस तरह भी हुआ है वो तो आपके सामने है, किस तरह से उन्हें बरी किया गया और उसमें क्या क्या चीज़ें और शामिल हुई थी। बहुत सी चीज़ें तारीख के सीने में महफूज हैं और तारीख इनको जाहिर करेगी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आप ये समझते हैं कि इतना जहर का घूंट जो है वो अपने हल्क से उतार लेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी? तो नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में शुरू से ये तासुर था कि इस्तीफों के मामले में पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने PDM को यूज़ किया, अपना काम निकाला, उसके बाद अब साइड पर। अपना काम कौन सा निकाला? उन्होंने कहा पार्लियामानी इलेक्शन की तरफ जाओ, ज़िमनी इलेक्शन में जाओ। तो ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो तो मुस्लिम लीग का इज्जत बढ़ी, उनका वकार बढ़ा है। यानी वजीराबाद के इलेक्शन से और नौशहरा में कहाँ सीट थी मुस्लिम लीग नून की, कभी भी नहीं जीती थी, वहां से उनके उम्मीदवार जीते हैं। डस्का का इलेक्शन जो है वो उनके उम्मीदवार, अब इलेक्शन हो रहे हैं, उनके उम्मीदवार जीते हुए उस वक्त जीते हुए थे जिस तरह से उनके लिए 20 पोलिंग स्टेशन के अमले को अगवा किया गया या गायब किया गया, छुपाया गया। ये तो सारी की सारी बातें, उसके बावजूद वो जीत रहे थे। वो खातून जो हैं
वो जीत रही थी। अब PMLN की, तो PMLN की इज्जत बढ़ी, उनका वकार बढ़ा, उनका वोट बैंक जो है इंटैक्ट हुआ। देखें अब चीज़ें बाद दफ़ा चीज़ों को ख़त्म होने में देर नहीं लगती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक बहुत ठीक है, सॉलिड होगा, इंटैक्ट होगा, पक्का होगा, इसलिए कि उसके इंटरेस्ट हो गए हैं और GT रोड का पूरा वोट बैंक उनके साथ रहेगा। लेकिन जब ये बात मालूम होगी कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल करने वालों का दिफा किसने किया और मियाँ नवाज शरीफ उनके साथ खड़े हैं या उनको ही अपना उम्मीदवार बनाकर ला रहे हैं, तो कैसे मैं पीपल्स पार्टी भी और ख़ुद पंजाब के लोग भी कैसे इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का दिफा करने वाले शख्स को हम चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन मान लें सेनेट में? ये कैसे होगा? यानी खुद लोगों का भी सवाल बनेगा। अच्छा, लेकिन वो जो बात की जाती थी कि पीपल्स पार्टी की CEC में फैसले होते हैं, तौसीक कराई जाती है PDM से, अब 3 अप्रैल को भी यही होने जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में तौसीक क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक PDM कैसे करेगी? क्या JUI फैसले उन्होंने किए थे ना कि सेनेट के इलेक्शंस लड़ने हैं, ज़िमनी इंतखाबात लड़ने हैं, उन्होंने तजावीज़ दी थी। वो तजावीज़ लेकर पार्टी के नुमाइंदे गए थे PDM के इजलास में और PDM के इजलास में फरहतुल्लाह बाबर ने तमाम चीज़ों की डिटेल बताई थी, एक एक चीज़ समझाई थी, सबकी समझ में आ गई थी। तब उन्होंने फैसला किया था कि नहीं, लॉन्ग मार्च भी मौखर करते हैं और इसमें भी मौखर करते हैं, चलें पहले इस प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अभी तो प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ, तो उससे पहले जो है आप लाओ जी इस्तीफा दे दो। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आते, आज मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिलावल हाउस तशरीफ ले गए हैं और जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले हैं और अपने दोस्तों को भी साथ ले गए, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी साथ लेकर गए हैं और वहाँ भी नवीद कमर भी बैठे हुए थे और लोग भी बैठे हुए थे। उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इन्होंने जाकर कहा कि हमें ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है और बल्दिया टाउन की सीट जहाँ से फैसल वारा जीते थे उस सीट पर हमें जो है इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए और हमें हमारे सामने पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़ा करे। तो यार आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आप असेंबली छोड़ने जा रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ने की बात कैसे कर रहे हैं? फिर तो आप डस्का की सीट भी छोड़ दें। डाउन मुझे लगता है ये खुद भी नहीं चाहते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिर आप डस्का की सीट भी छोड़ दें, फिर आप कराची की सीट भी छोड़ दें, जो बाकी और सीटें हैं वो आपने तो रिजाइन देने का फैसला कर लिया ना। आप इधर इलेक्शन में लड़ रहे हैं और क्या मिफ्ता इस्माइल साहब के कान में कह दिया है कि आप अगर जीत गए तो 15 दिन के बाद हम इस्तीफा दे देंगे? या वो जो खातून नौशीन है, क्या नाम है उनका, जो वहां से लड़ रही हैं डस्का से, क्या उनको भी आप कह देंगे कि बीबी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत भी जाएं और फिर हम आपको जो है इस्तीफा दिलवा देंगे आपसे? ये कौन सी सियासत है? किस तरह की सियासत है? आप अपने लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर इस तरह का खेल खेलना है, अगर इस तरह से गेम करना है, तो फिर आपको नजर आना चाहिए ना कि आप कितने सीरियस हैं। अगर आप इस्तीफों पर सीरियस हैं तो इलेक्शन लड़ने कहाँ जा रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी कह रही थी ना कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप ना जाएं इस्तीफों की तरफ, आप मान गए थे। अब आप नहीं मान रहे हैं, अब आप कह रहे नहीं हमें इस्तीफे लेने हैं। अब इस्तीफे लेने हैं तो फिर आप वो इलेक्शन लड़ने ना जाएं आप। अच्छा, इस्तीफे तो आने वाले नहीं है, पीपल्स पार्टी तो नहीं देगी क्योंकि उन्होंने तो कहा नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने वापस आना नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, लॉन्ग मार्च होगा या वो भी अब खटाई में पड़े हैं? नहीं, अभी तो नहीं हो सकता है, यानी फौरी तौर पर तो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पर लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है। ये हमारी इतलात है कि पीपल्स पार्टी खुद लॉन्ग मार्च करेगी और मेरे ख्याल में कराची से इस्लामाबाद तक बिलावल भुट्टो ही काफिला लेकर जाएंगे और लॉन्ग मार्च अगर 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 PDM ने यह फैसला ना किया और PDM इस बात पर अड़ी रही कि इस्तीफे भी दिए जाएं, तो बिलावल भुट्टो अकेले अपना जुलूस लेकर, रैली लेकर वो जो है रवाना हो जाएंगे और तमाम सूबों से जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी पार्टी के प्रोविंशियल सदर हैं, वो सारे के सारे अपने जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ेंगे। ये होगा पीपल्स पार्टी का जो फैसला होगा। और मौलाना किसकी साइड पर होंगे, पीपल्स पार्टी की या नून लीग की? आपके मौलाना तो इस्तीफों के हक में है कि सारे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे और हम नहीं है असेंबली में तो सारे छोड़ो ना यार, आओ यार बाहर खेलते हैं। मौलाना तो शायद शेख साहब ने पहले ये बात कही थी, उन्होंने कहा था मुझे फिक्र मौलाना की है, वो अकेले रह जाएंगे, बाकी सारी पार्टीज तो अपना अपना देख लेंगी। नहीं, मौलाना को खुद सोचना है अपने बारे में। मौलाना का एक बड़ा वकार है, बड़ी इज्जत है, वो एक बड़े, उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। अपना MRD की मूवमेंट में उनका एक किरदार रहा है, जमहूरियत की बहाली में उनका एक किरदार रहा है और उनकी पार्टी के लोग बड़े मुस्तहकम और मुस्तकिल मिजाज लोग हैं। उन्हें सियासत के जो दाव पेच आते हैं उन्हें बहुत बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ना तो मेरी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वो रहे, उसके लिए कश्मीर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। नहीं, इसके बारे में तो लोग मुहासबा करें या सवाल जो पार्लियामेंटेरियन है वो उनसे करें। हम तो अपने हिस्से का वो कह चुके हैं जो हम हमेशा कहते रहे हैं इस मामले में
कश्मीर का क्या क्या मौजूदा हुकूमत ने क्या किया है, अब इस पर कोई बात होगी। अच्छा लगारी साहब, इस पर तो चले हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जो नून लीग के ख़ानदानी इख्तलाफात आ गए हैं उस वीडियो लिंक के बाद से, इसका अब आगे जाके क्या होगा? हमजा शहबाज लीड करेंगे कि मरियम नवाज लीड करेंगी? मैं पहले इस बात पर बिलीव नहीं करता था। मैं हमेशा ये कहता था कि ना शहबाज शरीफ ग्रुप है, ना मरियम नवाज ग्रुप है, ना हमजा शहबाज ग्रुप है, ग्रुप एक की है नवाज शरीफ। लेकिन अब लग रहा है अब भी नहीं, मैं अब भी नहीं समझता हूँ कि नवाज शरीफ, चूँकि सबकी जो ताकत है वो नवाज शरीफ ही हैं। अगर नवाज शरीफ के से जो कटते हैं उनका बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल। लेकिन नवाज शरीफ के लिए क्या ये मुमकिन है कि वो मरियम नवाज को अलग कर सकें या मरियम नवाज की बात को ना सुन सकें? क्या ये उनके लिए मुमकिन है? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है इस बात के लिए कि आखिरकार उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा और अपनी बेटी के हक में फैसला करना पड़ेगा। नाज़रीन, अब कुछ कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क में जो कोरोना वायरस के केसेस की शरह है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन लगाने का अमल है वो भी जारी है सूबों में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वैक्सीन वैसे तो लगवाई थी, लेकिन उनका भी कोरोना पॉजिटिव आ गया है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर फ़रत अब्बास साहब मौजूद हैं, इंचार्ज भी हैं ये कोरोना वार्ड के। उनसे इस बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहिएगा, वैक्सीन लगवाई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, लेकिन उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या ये वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया या पहले से उनको कोरोना था और टेस्ट बाद में हुआ? सबसे पहले तो हम सारे कौम से भी अपील करते हैं और हम भी दुआ गो हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जल्द से जल्द सेहतियाब हों और दोबारा वो फंक्शन अपने मेरे ड्यूटीज़ को दोबारा कंटिन्यू कर पाएँ। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि कोरोना का भी हर तरह की वैक्सीनेशन भी मौजूद है और इसकी ट्रीटमेंट भी आ चुकी है। वो पहले वाले जिस तरह अपना 2020 में वो साल के पहले में हिस्से में जो इसका डर खौफ था, अब वो भी लोगों में कम हो चुका है। सबसे पहले बात ये है, देखो ना कोरोना वायरस जब लोगों को होता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है मोस्टली जो 80% लोगों को ज़हर होता है वो 5 to 6 डे में ज़हर होता है, और नॉर्मली 100% में जब जाके आता है, मेरा मतलब बाकी जो 10% या 20% बचते हैं लोग, उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं 14 डेज़ तक। 5 to 14 डेज़ में किसी वक्त भी इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। सेकंड बात मैं आपको ये कहूँगा कि 80% लोगों को इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर भी नहीं होते हैं, लेकिन वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है। अब इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको कोरोना वायरस या तो 5-6 दिन पहले हुआ है या 14 दिन पहले हुआ है। वो उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली है, लेकिन कोरोना उनको पहले हो चुका था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका जो साइन एंड सिम्टम अपीयर होने के डेज़ हैं मोस्टली 80% लोगों में 5 to 6 डेज़ में अपीयर हो जाते हैं, लेकिन 100% मेरे अगर 100% क्या आप तजवीज़ करेंगे कि जब कोई वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हो तो पहले से वो कोरोना टेस्ट करा ले? सर, कोरोना टेस्ट के भी देखे ना, कोई कोरोना टेस्ट कराना एक तो महंगा प्रोसीजर है, और दूसरा कोई मेरा मतलब है ये हमारे सामने ये एक पहला वाकई सामने आया है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ही आया है। तो हम ये नहीं समझते, हम ये समझते देखो अभी वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन आ चुकी है। वैक्सीनेशन लगाने से आप सेफ़ हो रहे हैं, और वैक्सीनेशन लगा मेरा मतलब है आवाम से यही अपील करेंगे हम लोग, जिस तरह पहले फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को लगना शुरू हुई है, फिर अबाउट 70 का सिलसिला शुरू है, और अभी 60 अबाउ के भी कोड आने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा गया है कि दूसरी जो वायरस की दूसरी शक्ल आई थी या दूसरी बार जो लहर आई थी वो ज़्यादा संगीन और ज़्यादा ख़तरनाक थी, और तीसरी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो क्या वाकई ऐसा है कि पहली लहर से दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक थी और दूसरी लहर से तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है? देखें सर, ये कोरोना वायरस ये डिज़ीज़ को अभी की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। जब से ये माशरा कायम है उस वक्त से पुराना है, और ये कोई इतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। जो हमारे पास 2003 या 2003 में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सास से इसी का नाम है, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, उसमें डेथ रेट इसका जो अपना मोर्टेलिटी रेट था 10% था, इसका 1 to 2% है। लेकिन इसको ये विद इन फ्यू मंथ में पेंडेमिक हो गया है, इसलिए इसको मेरा मतलब है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। लोगों ने अभी जो पहले डर खौफ था, ये लोगों में डर खौफ ख़त्म हुआ है, उन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाना छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सीरियस हुआ है। और अब आपकी क्या राय है कि किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी हैं जो मस्ट हैं, ज़रूर की जानी चाहिए, हर शख्स को करनी चाहिए, ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर है? इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब ये बीमारी देखें ना कि जो इफ़ेक्ट कर रही है अबव 50
50 साल से लोगों को अबव के जो लोग हैं उनको इफेक्ट कर रही है। बाकी मेरा मतलब इसकी रेशो 1% भी नहीं बनती है। तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है जो 60 से आए हों, तो उनको पहले तो सबसे बड़ी बात है उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। सेकंड, इसके नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो आपको मीडिया या हमारे तमाम पॉलिटिशियन, फेडरल गवर्नमेंट, हमारी खुसूसन सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। एक सिंपल सा तरीका है कि अगर पब्लिक में जाएँ तो मास्क पहन लें, आप सैनिटाइज़र से अपने हाथों को बार बार वॉश करते रहें और अपना थोड़ा सा क्राउड से बचें। नॉर्मली इसकी यही है। और अगर कोई बीमारी की अलामात जिस बदने पे आती हैं तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर ले। डॉक्टर साहब, एक आदमी एक दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है, उसके दोबारा पॉजिटिव होने का खतरा है? सर मैं आपको ये बता दूं, उसको दोबारा पॉजिटिव होने का भी खतरा है और वैक्सीनेशन का भी एफिकेसी रेट जो है वो 80% है। ये आप ये ना समझें कि हम कोई वैक्सीनेशन लगाने से भी 100% ठीक हो जाएंगे। नहीं, लेकिन जब किसी को कोरोना होता है तो उसके बाद जब वो रिकवर कर जाता है तो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो कितना टाइम बॉडी में मौजूद है? इसमें ये जो हमारे यहाँ जो मोस्ट एक्सपर्ट की राय ये है, बल्कि जो डॉक्यूमेंटेड है WHO की भी, कि अगर किसी को कोरोना वैक्सीन वायरस हो जाए उसके बाद उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो उसको दोबारा जो वैक्सीन लगनी है वो 90 डेज़ के बाद रिकमेंडेड की गई है। और सेकंड जो बूस्टर डोज है वो आफ्टर पहली डोज के 21 डेज़ के बाद लगानी है। आप ये ना समझें कि पहली डोज के बाद दे आर सेफ और अपनी वो प्रिकॉशन छोड़ दें। इसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो सेकंड डोज के चंद दिनों बाद जाके होगी, आफ्टर बूस्टर डोज के बाद। तो जो वैक्सीन लग रही है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? किसी की कोई तबीयत भी ख़राब हो रही? देखो साइड इफ़ेक्ट तो अब मैं आपको ये बताऊँ, साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के ही होते हैं। माइनर को आप छोटी सी पैराडोल भी ले रहे हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, ज़ाहिर बात साइड इफेक्ट तो होंगे, लेकिन दैट इज़ अ डेड वायरस। हम ये एक डेड वायरस साइनोफार्म, इसमें जो है ये भी एक कवर्ड की शक्ल है, ये एक डेड वायरस है और ये जाके बॉडी के अंदर स्लोली आपके यहाँ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। साइड इफेक्ट तो हैं लेकिन इसके मेरे मुताबिक इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको एक अच्छी खुशखबरी दे दूँ कि साइनोफार्म हमारे यहाँ सिंध में मेरे पास जो सेंटर है सर्विस हॉस्पिटल में खालिकदीन हाल सेंटर है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है। हम 18,000 के करीब डोजेज लोगों को लगा चुके हैं सिर्फ इसमें ही, और सिंध में 1,40,000 से लगा चुके हैं। लेकिन हमें अभी तक कोई भी मेजर साइड इफेक्ट इसका कोई नजर नहीं है। मेजर साइड इफेक्ट आप कह रही हैं और वैक्सीन लगवाने के फ़वाइद ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लगाई साहब आज के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।